हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनरी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करूंगी, बट क्योंकि अभी आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने सोचा कि पहले एग्ज़ाम में रीजनिंग के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें उसके ऊपर वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हम आज बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में, यानी अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हमें रीजनिंग पढ़नी कैसे है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि आपको सबसे पहले पेपर को प्री एज्यूम नहीं करना है। क्या होता है ना, कई बार हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए पेपर को एकदम प्री एज्यूम करके जाते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा और हम 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हम 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मतलब पहले से हमारे माइंड में ये सब चलता रहता है, जो हमारा पेपर सच में ख़राब कर देता है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये प्रीज्यूम मत कीजिए, और ना ही अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पहले से डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में तय होगा कि आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो वो सबके लिए इजी है, मैक्सिमम लोगों के लिए इजी ही होगा। और अगर वो टफ़ आता है तो वो सबके लिए टफ़ है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है और आपको टफ़ लग रहा है, इसका मतलब है कि पेपर सच में टफ़ है और फिर वो सबके लिए टफ़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे कम अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि सब कुछ पेपर डिसाइड करेगा। तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका एक्यूरेसी नहीं खोना चाहिए, चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर टफ आए। जो आपका एक्यूरेसी है वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। तो आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए और अपना बेस्ट शॉट दीजिए। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, वो सब आज आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में दिखाना होगा। अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए हम एक थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। तो आपको एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं सिलोजिज्म के, और 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं इनइक्वालिटी के या फिर कोडिंग डिकोडिंग के। और पज़ल तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो पज़ल आपको 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं। तो 3 से 4 पजल सुन के आप घबराइए मत, क्योंकि ये इतने भी टफ नहीं होंगे कि आप इनको कर नहीं पाएंगे। इसमें से 2 तो काफ़ी इजी होंगे जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बाकी मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा एग्ज़ाम में, अगर आपके पास 5-6 सेकंड में भी आप जितना पेपर एक बार नज़र दौड़ा के देख सकते हैं उतना देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा है। उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बना पाएँ। अब हम एक बात करेंगे जो हमारा एक जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उसके बारे में। तो अगर आप एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग या इनइक्वालिटी देखते हैं तो सोचिए मत, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ईजी क्वेश्चन ही पूछेंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कई बार ये होता है कि वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग पूछते हैं जो काफ़ी ईजी होता है। और इनइक्वालिटी भी ऐसा है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग कोई टफ़ क्वेश्चंस उसमें नहीं बनते हैं ज़्यादा टफ। मेंस की बात हम छोड़ रहे हैं, फिलहाल हम प्री पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने पज़ल देखा तो जो आपको इजी लेवल के पज़ल लग रहे हैं, जैसे कि आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है यूनी डायरेक्शनल वाला, जैसे कि नॉर्थ की तरफ बैठे हों या साउथ की तरफ बैठे हों सिर्फ एक डायरेक्शन में, या फिर आपको फ्लोर बेस्ड पज़ल दे सकता है जिसमें कि आपको कंडीशंस मतलब मैक्सिमम 2 दे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं और आपको लगता है कि डुएबल है तो उसको करिए। उसके बाद आप सिलोजिज्म कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्ट बाद हम सिलोजिज्म क्यों नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि आपको पज़ल भी करना होगा, और जब आप एक भी पज़ल कर लेते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप सिलोज की क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पज़ल है उस पर स्विच कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको एक बार या 2 बार में नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो आप उसको 10 बार 15 बार इतना ट्राई मत कीजिए, क्योंकि
मैक्सिमम 2 टाइम्स हो गया। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि हम ईगो पे आ जाता है हमारे कि हमने यार इतना प्रैक्टिस किया है, इतने सारे मॉक्स दिए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन हमसे बनेगा क्यों नहीं। तो ये मत सोचिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया, ये कोई नहीं देख रहा है। आपका जो मार्क्स है ना अल्टीमेटली वही मैटर करेगा। तो आपको बस मैक्सिमम स्कोर करना है। आप इसमें ईगो के चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो नेक्स्ट सेक्शन पे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कीजिए। ओके, तो जैसा आप सबको पता है कि आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो आपने जब रीजनिंग में एक सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, जितना आपको लगता है कि सफिशिएंट होगा, अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना भी करें तो फिर आप क्वांट पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैटर करता है। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चंस रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं उसके बाद आप क्वांट पे स्विच करिए, और उसके बाद ध्यान रखिए कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% होना चाहिए। ट्राई टू कीप इट 100%। आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन एरर है, 100% नहीं हो सकता है, वो अलग बात है, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी हो जाता है, बट आपके अपने साइड से नंबर एक्यूरेसी जो है वो 100% ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप खुद भी देखते होंगे रियल लाइफ में कि जब हम किसी से पूछते हैं कि अटेम्प्ट कितना हुआ आपका, तो उनका अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में थे। आपको अटेम्प्ट्स नहीं पूछेगा कोई, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि आपके मार्क्स कितने आए, और मार्क्स सिर्फ अटेम्प्ट से नहीं आते, मार्क्स आते हैं अटेम्प्ट्स विथ एक्यूरेसी से। तो एक्यूरेसी पे पूरा फोकस कीजिएगा और अटेम्प्ट्स को भी मैक्सिमाइज़ कीजिएगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। तो यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। अगर एग्ज़ाम में देख के थोड़ा बहुत आप चेंजिंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आएगा, बट मोर और लेस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में काम माइंड से परफॉर्म कीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, चाहे वो कितना भी ईजी हो, आप उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और थोड़ा आप जो दिमाग में टेंशन लेके घूमते हैं कि सबको टेंशन हो जाती है, मुझे भी हुई थी, सबको होती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब आप उस एग्ज़ाम के दौरान आप भूल जाइए। डजेंट मैटर, आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करके बाहर निकलिए, उसके बाद आपको जितना टेंशन लेना है आप ले सकते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में कोई टेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं, बस काम माइंड से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं क्वांट की स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगी एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है क्वांट सेक्शन में। तो और मैं आपको बता दूं कि मैंने आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स था वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और मैंने आज तक एक भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं किया है। तो मैं आपको बेटर बता सकती हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम को देना है, क्योंकि लोग क्या होता है ना, मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो काफ़ी मेरे से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और मतलब प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने गए थे, बट उनका नहीं हुआ, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसा परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा बस हो गया। अब आप जितना आपने पढ़ा है, आपको कुछ लगता है रिवाइज करना चाहिए तो कीजिए। कोई जैसे सिलॉस के क्वेश्चंस के कुछ ट्रिक्स देखने हो तो वो देख सकते हैं। बाकी माइंड को काम रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, आपका पक्का होगा। थैंक यू।